गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको युगपत समीकरण का लेखा चित्र द्वारा हल करना ये बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यानी युगपत समीकरण का लेखा चित्र द्वारा तो सबसे पहले हमें युगपत समीकरण के बारे में समझना चाहिए। युगपत समीकरण क्या है? दो चर राशियों का मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरण होने चाहिए और इन समीकरणों को मिलाने से जो समीकरण बनेगा वो युगपत समीकरण कहलाएगा। तो युगपत समीकरण के बारे में पता हो गया। इसके बाद अब हमें ये देखना है, अब हमें इसे लेखा चित्र द्वारा किस तरीके से हल करेंगे। कोई भी हमारे पास जो है दो समीकरण दिए हुए होंगे और उनको जो है हम लेखा चित्र द्वारा क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको जो है अक्ष के बारे में, y अक्ष क्या है, x अक्ष क्या है, इनके बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब इधर देखना, ये हमारे पास जो है x अक्ष है, इसको x डैश, ये y और ये y डैश और ये O बिंदु हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो आडी रेखा है यानी x O x डैश, इसको हम आडी रेखा या क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको हम x अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? x अक्ष। इसके बाद जो खड़ी रेखा है y O y डैश, इसको जो है हम y अक्ष कहते हैं। क्या कहेंगे? y अक्ष। और इस रेखा को हम, जो खड़ी रेखा है, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। अब इधर ये हमारे पास जो क्या हो गया, y अक्ष हो गया। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, x अक्ष हो जाएगा। अब हमें इधर x के, जहाँ x डैश आ रहा है, इधर हमें x के ऋणात्मक मान लेने हैं और इधर जहाँ y डैश आ रहा है, क्या आ रहा है, y डैश आ रहा है, इधर हमें y के जो है क्या लेने हैं, ऋणात्मक मान लेने हैं। इधर y के जो है क्या लेने हैं, y के धनात्मक मान लेने हैं। अब हमें देखना है इन रेखाओं के द्वारा हमारे पास चार जो है चतुर्थांश बने हुए हैं, यानी प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश। जो प्रथम चतुर्थांश है या प्रथम पाद है, इसमें पहले हमें x निर्देशांक के मान लिखने हैं। तो x निर्देशांक का जो मान है वो हमारे पास किसका हो जाएगा, प्लस, क्योंकि x डैश का तो हमें किस पे जाना है, ऋणात्मक है। y डैश है, वहां भी ऋणात्मक है, इधर x है, तो इसका मतलब x का जो है क्या मान होगा हमारे पास, यहाँ पर धनात्मक मान होगा। इसके बाद y का भी हमारा कैसा मान है, धनात्मक मान है। तो ये हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें x अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं, इसके बाद y अक्ष के निर्देशांक लिखने हैं। तो इसमें जो है दोनों किसके आएंगे, प्लस के आएंगे। इसके बाद अब सेकंड पाद या सेकंड चतुर्थांश, तो सेकंड चतुर्थांश में जाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, x निर्देशांक लिखना है। तो x निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, ऋणात्मक, और इसके बाद y अक्ष जो है क्या हो जाएगा हमारे पास, धनात्मक। तो जो सेकंड चतुर्थांश है या सेकंड पाद है, उसमें हमारे पास चिन्ह किसका आएगा, माइनस और प्लस। इसके बाद अब हम तीसरे पाद के अंदर जाते हैं या तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं। तो यहाँ हमने आप लोगों को बताया पहले x निर्देशांक को लिखना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास x निर्देशांक जो
जो है क्या हो जाएगा माइनस। इसके बाद है y निर्देशांक पे हमारे पास क्या है माइनस, तो इसमें जो है दोनों हमारे पास किसके हो जाएंगे माइनस माइनस। इसके बाद अब हम चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें जो x अक्ष के जो मान है वो हमारे पास क्या हो जाएगा धनात्मक, और y अक्ष का जो है मान क्या हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक, क्या हो जाएगा ऋणात्मक। इस तरीके से कितने चतुर्थांश हो गए हमारे पास, 4 चतुर्थांश हैं। तो पहले जो चतुर्थांश में है दोनों चिन्ह किसके होंगे प्लस प्लस के होंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है, पहले हमारे पास x निर्देशांक का मान होना चाहिए, उसके बाद y निर्देशांक का मान होना चाहिए। अब दूसरे जब पार्ट में जाएंगे तो हमारे पास x जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक है, तो हमें यहाँ ऋणात्मक लिखना है। y निर्देशांक हमारे पास जो है कैसा है धनात्मक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब इसके बाद थर्ड चतुर्थांश में जाएंगे तो हमें x निर्देशांक हमारा कैसा है ऋणात्मक है, और तो यहाँ ऋण का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद y अक्ष का जो मान है वो y का भी निर्देशांक जो है कैसे हमारे पास ऋणात्मक, तो यहाँ भी हमें किसका चिन्ह लगाना है माइनस का। इसके बाद चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो जहाँ हमें x अक्ष को जो है x अक्ष का जो निर्देशांक है वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसके बाद y जो निर्देशांक है वो हमारे पास कैसा है ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 चतुर्थांश हो गए, और हमने आप लोगों को बता दिया है x डैश को x अक्ष कहते हैं। इसको जो है ये जो आडी रेखा है इसका जो है दूसरा नाम हम इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। इसके बाद y डैश, ये जो खड़ी रेखा है इसको हम y अक्ष कहते हैं, और इस खड़ी रेखा का जो नाम ऊर्ध्वाधर रेखा भी है। अब इसके बाद जहाँ x डैश और y डैश जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वो बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा मूल बिंदु होगा, क्या होगा मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक जो है हमेशा 0 और 0 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएगा x निर्देशांक का मान भी 0 होगा और y निर्देशांक का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे पास 0 और 0। इसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास एक आता है प्रतिच्छेदन बिंदु। जब हमारे पास दो सरल रेखाएं हों और वो एक दूसरे को जो है क्या करती है प्रतिच्छेद करती हों, क्या करती हों प्रतिच्छेद, जहां वो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं उसको जो है क्या कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। और उसमें जो x अक्ष से जो दूरी हो जाएगी वो x निर्देशांक का मान हो जाएगा, y अक्ष से जो दूरी होगी वो y निर्देशांक का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमें कोई भी हमारे पास समीकरण दिया हुआ होगा, अब ये जरूरी भी नहीं है आपकी जो बुक में हो वही सवाल आपके पेपर में आए, कहीं से भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिख दिया 2x प्लस y बराबर 5, अब ये जरूरी नहीं आपकी बुक में हो। तो इसके बाद जो है 3x प्लस y बराबर 10। अब इसको जो है हम कहीं से अलग भी समीकरण ले सकते हैं। x का जो मान है वो हमारे पास जो है x प्लस हम 3y भी लिख सकते थे, और कितने के बराबर 10 के बराबर लिखे हैं, तो कितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं, कोई भी समीकरण हमारे पास हो सकता है। तो ये हमारे पास दो समीकरण हो गए। अब हमें इसे क्या करना है आलेखी विधि यानी ग्राफ द्वारा हल करना है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे समीकरण 1 का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 के हमारे पास 2x प्लस y कितने के बराबर है 5 के बराबर। अब हम x के बराबर भी रख सकते हैं y के बराबर भी रख सकते हैं, जहां हमें सुविधा हो उसके बराबर हमें रखना है। मान लीजिए हमने y के बराबर रखा है तो y बराबर के साथ जो संख्या दे रखी है वो रखनी है। तो y बराबर कितना है 5। इसके बाद बराबर से इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो प्लस के जो है 2x है तो माइनस के जो है कितने हो जाएंगे 2x। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के
के मान रखने हैं, किसके मान रखेंगे, x के मान रख देंगे तो y के मान हमारे पास आ जाएंगे, कोई भी हम x के मान रख सकते हैं 0 -1 1 रखने पर। अब इसके बाद जब हम x का मान जो कितना रख रहे हैं 0 रख रहे हैं, यानी 2 जो है x से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो y का जब मान निकालेंगे तो 5 - 2 को जो है कितने से गुणा करेंगे भाई 0 से, और जब 2 की जो 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अलग से ज्ञात करके देख सकते हैं इसको, तो y बराबर क्या कर देंगे, y बराबर 5 - 2 गुणा कितना रख रहे हैं भाई 0 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस का कितना हो जाएगा 0, तो कितना आ गया हमारे पास y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास है y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 1 रख रहे हैं, तो -1 रख रहे हैं, तो माइनस और जो माइनस की गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 5 में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। जब आपको मान अच्छी तरह रखने आ जाएंगे तो आप सीधी सारणी बना सकते हैं। इसके बाद जब 1 रख रहे हैं तो 2 को जो है किससे गुणा करेंगे 1 से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा -2, और 5 में से जो है कितने घटाने हमें 2 घटाने हैं, तो हमारे पास जो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास y के मान आ जाएंगे। तो फर्स्ट सारणी हमारी क्या हो जाएगी, आप ध्यान देना, फर्स्ट सारणी ये x निर्देशांक और y, अब हमें x के जो है मान कितने रखे हैं 0 रखा है। जब x का मान हमने 0 रखा है तो y जो निर्देशांक का जो मान है वो हमारा कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब हम -1 रख रहे हैं तो 2 जो x से गुणा हो रहा है तो x के मान से भी गुणा होगा, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस के कितने हो गए 2, 5 में जो है 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और इधर माइनस का जो है कितना है 1। इसके बाद अब कितना रखना है x का मान हमें 1 रखना है, 1 रख देंगे। इसके बाद अब y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 2 को जो है कितने से गुणा कर देंगे 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 में से हमें कितने घटाने हैं 2 घटाने हैं, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 3। ये हमारे पास y निर्देशांक के मान आ गए, और x निर्देशांक के मान हमने रख लिए 0 -1 और प्लस का 1, तो y आ गया हमारे पास 5 7 और 3। अब इस तरीके से हमें क्या करना है, दूसरी सारणी बनानी है, और ये जो दूसरी सारणी बनाएंगे इसके लिए हमें दूसरे समीकरण का प्रयोग करना है, समीकरण 2 से। अब इसमें भी हमने आप लोगों को बता दिया, चाहे x के बराबर रख लीजिए चाहे y के बराबर रख लीजिए, 3x + y = 10। अब मान लीजिए हम x के बराबर ही रखते, तो हम क्या करते x के बराबर रखते तो 3x = 10, और इधर जो प्लस का y है इसको बराबर से इधर ले जाएंगे तो माइनस का जो है क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इसके बाद x के साथ जो गुणांक है वो बटे में आ जाएगा, तो बटे में कितना आता हमारे पास 3 आता, बटे में कितना रखते हैं हम 3 रख देते। ठीक है, तो किसी के बराबर भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं है y के बराबर ही रखना है, x के बराबर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 से 3x + y = 10, तो y = 10 माइनस के जो कितने हो जाएंगे 3x। अब हमें किसके मान रखने हैं x के मान रखने हैं, कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, 0 -1 और 1 रखने पर अब देखना हमारे पास जो फर्स्ट सारणी है वो तो हमारे पास क्या बन रही है सारणी, फर्स्ट सारणी क्या होगी, फर्स्ट सारणी में लिख रहा हूं इधर ताकि ध्यान रहे आप लोगों को। ये फर्स्ट सारणी के निर्देशांक है वो हमारे पास 0 -1 1 और इधर कितना है 5 7 और कितना है 3।
इसके बाद अब हम सेकंड सारणी बना रहे हैं। तो सेकंड सारणी में हमने आप लोगों को बता दिया है, अब आप उसको अलग से हल करके देख सकते हैं। तो अब यहाँ हमें x का जो मान है वो 0 रखना है, तो 3 की जो है 0 से गुणा करनी है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। 3 के x से गुणा करेंगे 0, तो 10 में 0 घटाएंगे, शून्य घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो ये हमारे पास है क्या हो जाएगा सेकंड सारणी। इस तरीके से बनाएंगे। तो x का मान हमने कितना रखा है 0 रखा है, तो y का हमारे पास मान कितना आएगा भाई, y का आएगा हमारे पास 10। इसके बाद अब हमें x का मान जो है कितना रखना है -1 रखना है। तो -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस के जो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, प्लस के कितने होंगे 3 हो जाएंगे। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये y का कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। ठीक है। इसके बाद अब हमें x का मान कितना रखना है, तो यहाँ हमने कितना रखा था -1 रखा है। अब +1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं +1 रख रहे हैं। तो इसको जो है क्या करेंगे 3 को जो है कितने से गुणा करेंगे 1 से, तो 3 हो जाएगा। 10 में से हमें कितने घटाने हैं भाई 3 घटाने हैं। तो हमारे पास जो है कितना हो जाएगा, ये था x का 1 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। कितना आएगा 7। तो ये सेकंड सारणी आ गई। इधर इसको भी अलग से लिख लेते हैं ताकि ध्यान रहे। सेकंड सारणी, अब हमारे पास सेकंड सारणी क्या है, ध्यान देना इधर। ये सेकंड सारणी के जो मान है वो हमारे पास 0 -1 और 1, इधर कितना है 10 13 और कितने हो गए 7। ये सेकंड सारणी के मान। अब हमें इनको ग्राफ में जो है दर्शाना है। ग्राफ में जो है किस तरीके से दर्शाएंगे। अब हमने आप लोगों को बता दिया है x अक्ष और y अक्ष के बारे में। अब तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना होगा, पैमाना लेना है। तो पैमाना आप इस तरीके से लेंगे, क्योंकि आपके पास जो सारणी के मान आ रहे हैं उनको देख करके हमें पैमाना लेना है। पैमाना ये जरूरी है, हम सारणी को देख कर ही पैमाना लेंगे। इधर हमारे पास x है, इधर क्या हो जाएगा x', इधर y और इधर क्या हो जाएगा y'। अब ध्यान देना इधर। अब पैमाना जो हम कितने के बराबर लेंगे, पैमाना इस तरीके से लेने ताकि हमारे सारणी के मान जो है अंकित हो जाए। माना पैमाना क्या हो जाएगा x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर जो है 1 यूनिट या 1 इकाई के बराबर हो जाएगा। इसके बाद y अक्ष पर कितना लेना है 1 सेंटीमीटर। अब यदि 1 के बराबर लेते हैं तो हमारे मान बहुत ज़्यादा चले जाएंगे। तो हमें जो क्या करना है, हमें हमारे पास मान ज़्यादा बड़े हैं तो हमें पैमाने को जो है क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो यहाँ हमें कितने के बराबर रखना होगा 2 यूनिट के बराबर रख लेना होगा, ये ध्यान रखना है। तो कितने के बराबर रख रहे हैं हम 2 यूनिट के बराबर रख रहे हैं। तो 1 यूनिट के बराबर हमने रखे हैं तो 1 से शुरुआत करनी होगी हमें। 1 2 3 4 5 इस तरीके से शुरुआत करनी है। और यदि 2 यूनिट के बराबर रखे हैं तो हमें शुरुआत करनी होगी 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है। अब यदि हमने 1 सेंटीमीटर जो है 10 यूनिट के बराबर रखे हैं तो हमें जो है कितने के बराबर शुरुआत करनी होगी 10 से शुरुआत करनी होगी। 10 20 30 40 50 इस तरीके से सारणी को देख करके हमें पैमाना लेना है। तो पैमाना हमारा फिक्स नहीं रहेगा, सारणी को देख कर ही हम पैमाना निश्चित करेंगे हमें कितने के बराबर लेना है। अब इधर हमारे पास ऋणात्मक हो जाएंगे -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। इधर y के लिए धनात्मक मान लेने हैं 2 4 6 8 10 12 14। इधर y के हमें ऋणात्मक मान लेने हैं -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14।
इसके बाद अब हमें पहली सारणी के जो है मान लिखने हैं। तो पहली जो सारणी के मान है वो हमारे पास है कितने हैं 0 और 5। तो हमें देखना है हमारे पास x का मान जो है 0 यहीं पे हो जाएगा और y का जो है 5 यहाँ पे लिखना है हमें, यानी 4 और 6 के बीच में ये हमारे पास है क्या हो जाएगा 0 और 5। इसके बाद अब हमें क्या करना है x का जो है मान कितना लेना है हमें -1 लेना है। तो माइनस जो 1 है वो 0 यानी 2 के बीच में हो जाएगा, इधर -1 होगा। और इसके बाद y का जो है कितना हमारे पास है 7 है। तो हमें ऊपर की ओर बढ़ना है, 7 तक बढ़ना है। इसके सामने जो है बिंदु अंकित कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास है माइनस का कितना लेना है -1 और y के जो है कितने लेने हैं 7 लेने हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है x का जो तीसरा मान हमारे पास कितना है +1 है। तो +1 यहाँ पर हो जाएगा, 0 2 के बीच में हो जाएगा। और y निर्देशांक हमारे पास है कितना है 3 है। तो ये किसके बीच में हो जाएगा 2 और 4 के बीच में। इस तरीके से इस रेखा को क्या करेंगे आगे तक बढ़ा देंगे। ये हमारे पास है ये रेखाखंड हो जाएगा, इसका कोई भी नाम रख देंगे, इजी रख दिया। इसके बाद अब हमें दूसरी सारणी के मान लेने हैं। तो दूसरी सारणी के जो मान है वो हमारे पास है x का कितना है 0 है। तो x का 0 यहीं पे हो जाएगा, x अक्ष पे होगा। और y का जो मान है y निर्देशांक जो है कितने के बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। तो यहाँ 10 पे पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 0 और 10। इसके बाद अब हमें x का जो है मान हमारा कितना है -1। तो -1 जो है किधर हो जाएगा इधर -1 होगा। और y निर्देशांक का मान कितने के बराबर है 13 के बराबर है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हम, ये हमारे पास माइनस कितना है 1 और 13। इसके बाद तीसरा मान जो है 1 और 7। अब हमें ये हमारे पास 1 हो जाएगा और 7 तक चलेंगे। तो 7 कहाँ होगा 6 और 8 के बीच में हो जाएगा। इस तरीके से इस रेखा को भी हमें आगे तक बढ़ा देना है। और जहाँ पर भी एक दूसरे को आगे तक बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे प्रतिच्छेद करेंगे इस तरीके से। यदि ये रेखाएं मान लीजिए प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो समीकरण निकाय का हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा। उसमें जो रेखाएं क्या है समांतर आएंगी। और इसके बाद एक ही रेखा आती है तो रेखा जो है कैसी हो जाएगी समपाती हो जाएगी। और यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो जाएगा। ये हमारे पास C और कौन सा बिंदु हो जाएगा D हो जाएगा। अब हम A और B इस पर जो है पहले समीकरण भी लिख सकते हैं और C और D पर हम दूसरा समीकरण भी लिख सकते हैं। और जहाँ एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करती हैं अब हमें देखना है इसको आगे तक बढ़ाएंगे। तो ये जो है किस पर प्रतिच्छेद कर रही है इधर। तो जो है ये प्रतिच्छेदक बिंदु हो गया हमारे पास। इधर ये माइनस के तो जो है कितने 8 को प्रतिच्छेद कर रही है और इधर जो है किसके प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये 9 पर। तो x निर्देशांक हमें पहले लेना है तो इधर कितना हो जाएगा 9 और -8। तो ये हमारा प्रतिच्छेदक बिंदु आ जाएगा 9 -8। इस तरीके से रेखाएं तो समीकरण जो निकाय का कैसा हो जाएगा अद्वितीय हल होगा। तो इस तरीके से आपको समीकरण को हल करना है। धन्यवाद।